498A बिना मेडिकल के चल सकता है क्या? डीवी के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर एप्लीकेशन लगवा सकता है क्या? बिना किसी सबूत के एफआईआर में सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर केस लगाया जा सकता है? या फिर डीवी हो या 498A, सिर्फ पत्नी पीहर जाएगी और वहां से जाके केस कर देगी, काफी है। जिस घटना को ससुराल से जोड़ा जा रहा है उसमें कोई रोल नहीं है उस घटनास्थल का। तो क्या इस तरह से केसेस चल सकते हैं? क्या यह बहुत जरूरी है कि पत्नी पीहर से ही जाके केस करेगी? क्या यह बहुत जरूरी है कि एफआईआर जब लिखते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसके अंदर पुलिस जो है वो आपको जो चाहे वो करने के लिए मजबूर कर सकती है? क्या ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल देना बहुत जरूरी है? 498A डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है वो सिर्फ मेंटेनेंस का केस होता है, ऐसी अवधारणा काफी लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। ये उनका एक थॉट है। इन सब जवाबों को आपके दिमाग ने कई बार खोजने की कोशिश की होगी। सवाल गंभीर है, जवाब या तो गंभीर नहीं मिलते या सबसे मजबूत बात यह है कानूनी तरीके से नहीं मिलते। तख्ते वाला पान मुंह में चबाते हुए या 5 रुपए की चाय पीते हुए सलाहकार कई आराम से कह देते हैं पत्नी है तो ये सब होगा, सब चलता है। क्या सब चलता है काफी है? उथल पुथल हो रही ना आपके दिमाग में? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगा और ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीजों को सीखें, क्योंकि हम तो अवेयरनेस चाहते हैं, हम तो एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, लीगल अवेयरनेस, लीगल एजुकेशन, जिससे कि हिंदुस्तान में प्रताड़ित हर निर्दोष व्यक्ति पर झूठे केसेस लगना बंद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यह मुद्दा गंभीर है। पहला पॉइंट समझिए, 498A इस तरह से तो रेप और बकायदा दूसरी कैटेगरीज जिसके अंदर फिजिकल इंजरीज होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से तो नहीं देखा जाता, मगर इसमें मैंडेटरी है मेडिकल कराया जाना। यानी किसी पर भी झूठे रेप का केस और 498A मेडिकल कराए बगैर नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था तो उनमें कई लोगों ने इस बात का दावा किया, सर आप ये तो कहते हैं पर मेरे केस में मेडिकल लगाया गया है। दिक्कत यह है कुछ लोगों के केस में तो मेडिकल लगाया नहीं है, वो तो वैसे ही उसको क्यों चैलेंज कर सकते हैं 498A को, पर दिक्कत उनके लिए है, उन्हें लगता है मेडिकल लगाना काफी है, सफिशिएंट है। तो इसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस बकायदा पुलिस और आपकी वाइफ के खिलाफ बनते हैं, किस तरह की गलतियां वो करते हैं, समझ लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेडिकल जो होता है वो 498A के लिए ही बनाया गया हो, ये मेडिकल के ऊपर रिपोर्ट के ऊपर लिखा हो। अब अक्सर देखा गया है कि मेडिकल ऑफिसर को भी मिसगाइड किया जाता है अगर मेडिकल बनवाया जाता है, कहा जाता है मार पिटाई हुई है, आप देख लीजिए किस जगह चोट आई है वो बता दीजिए। जनरली क्या होता है कि बहुत छोटी मोटी खरोंचें, छोटा मोटा यहाँ नील या लाल का निशान होता है और वो बकायदा कंप्लीट उसका मेडिकल आपकी थॉट मान लेती है कि वो मेडिकल कंप्लीट हो गया। मेडिकल होना सफिशिएंट नहीं है, मेडिकल की बकायदा रेमेडीज हैं, 498A के हिसाब से अलग, 376 के हिसाब से अलग, मार पिटाई के केसेस के हिसाब से अलग, छीना झपटी के केसेस के हिसाब से अलग, और इन सब में निकल के आता है कि आपके ऊपर खरोंच जो लगी है वो छीना झपटी से लगी है या आपको पीटा गया है, वो खरोंच वो निशान ये तय कर सकते हैं। इतना एडवांस मेडिकल सिस्टम है इंडिया के पास। अब आप जब उस मेडिकल को देखते हैं तो आपको लगता है वो मेडिकल सफिशिएंट नहीं, मेडिकल सफिशिएंट नहीं है सर। उस मेडिकल के अंदर बकायदा उस मेडिकल ऑफिसर के साइन होने के साथ ये डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हाँ ये 498A के लिए की गई क्रूरता से रिलेटेड ही हमें लग रहा है कि इतनी क्रूरता की गई है। और उसके अंदर पुलिस की तरफ से एक बकायदा रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा, स्पेशली वो महिला ही होनी चाहिए। महिलाओं के केस में उनका वहां पर मुआयना कराते वक्त वो महिला पुलिस वहां होनी चाहिए और उसने ये तस्दीक करनी चाहिए कि ये मेडिकल मेरे सामने हुआ है, उसका साइन होना चाहिए। ऐसे मेडिकल्स में तो किसी महिला पुलिस का जनरली साइन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब दूसरी गंभीर बात अक्सर आती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो होता है वो मेंटेनेंस का केस ही अज्यूम किया जाता है कि भाई पत्नी है उसको मेंटेनेंस देना है इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस लगाया गया। अब अगर इसको कॉमन सेंस के नजरिए से समझें, डोमेस्टिक है और वायलेंस है, यानी कि इसका वर्ड मेंटेनेंस से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। ये बात करता है डैमेजेस की जो कि बॉडी में किए गए या फिर मेंटली हैरेसमेंट का कहीं शिकार हुई होगी महिला, उसके लिए बनाया गया था। और ये एक मैंडेटरी कंडीशन और पूरी करता है कि भाई आप जो है वो किसी घरेलू हिंसा के जब शिकार होते हैं तभी आपको एक पीड़ित महिला माना जाएगा। बात सिंपल है सुनने में, और ये साबित करने का जो भार है वो बकायदा प्रोटेक्शन ऑफिसर के ऊपर होता है और उस महिला के ऊपर होता है जो या तो सही केस लगा रही है या फिर वो झूठा केस लगा रही है, डिपेंड करता है। तो यहां पर
बकायदा इस बात की जांच की ही नहीं जाती है कि घरेलू हिंसा हुई या नहीं हुई, किस तरह से होनी चाहिए। दो एस्पेक्ट और भी है, अगले पॉइंट्स में कवर करूंगा। फिलहाल सिर्फ हम बकायदा इस बात की बात करते हैं कि हिंसा हुई या नहीं हुई। उसके लिए जरूरी है कि महिला जो भी बयान दे रही है उसकी बकायदा प्रॉपर तस्दीक की जाए कि हिंसा हुई है या नहीं हुई। यानी उसके बगैर सिर्फ एक एप्लीकेशन कोर्ट ले सकता है, केस लेकर संबंध नहीं कर सकता, यह रूल है डोमेस्टिक वायलेंस का। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफिसर को बकायदा पीहर में अगर वो है पत्नी, वहां से वो बीवी का केस दर्ज करा रहा है तो फिर उसे वो केस ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे? आपके घर की तरफ। बकायदा उस जगह का नक्शा बनाना पड़ेगा, बकायदा उस जगह पे जाके लोगों के बयान लेने पड़ेंगे। पत्नी है, ठेला नहीं है, धक्का दे दिया, लुढ़कते लुढ़कते पहुंच गया कहां पे? ससुराल से पीहर। भैया किसी को घर से निकाला जाता है तो इंसान आसानी से घर छोड़ता नहीं है अगर उसके रखने की सामने वाले की चेष्टा नहीं हो तब भी, और उसे रहने की इच्छा है, वो अपना घर तोड़ना नहीं चाहती है, तो हंगामा खड़ा कर देती है, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती है, लोगों के दरवाजे खिड़की दरवाजे बजाती है कि देखो मुझे घर से निकाल रहे हैं, मुझे बचाओ। ये इतना सनसनीखेज मामला है। सिर्फ घर से निकाल दिया कहने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ अगर इसी बात को ही ग्राउंड को लेकर बैठ जाएंगे काफी है। कई लोगों का तो हमने देखा है सर वो जारी है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है सब कुछ, और ये सब चीजें नहीं कंसिडर होती। इस बात के लिए घबराइए मत। सोल्यूशन ये भी दूंगा कि अगर आपके सब चीजें बकायदा मजिस्ट्रेट या जज साहब कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, डैमेज का केस। मैंने कहा डैमेज का केस है तो डैमेज के लिए हमेशा एक सिविल कंपनसेशन मिलता है, ठीक है? तो ये कंपनसेशन का डिग्री होने का दावा है, ये किसी भी तरह के मेंटेनेंस का दावा नहीं है। यानी कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का कनेक्शन बनाया जाता है डीवी के केस के साथ, इसमें मेंटेनेंस मिलेगा, इंटरिम का ऑप्शन है, पर उस पर कंडीशन लगाई गई है कि पहले उसे अपना एग्रीड होना ही फर्स्ट वैल्यू पर साइन करके देना पड़ेगा। यानी कि उसको ये सब चीजें क्लियर कट कोर्ट के सामने साबित करनी पड़ेगी। 6 महीने से आप पीहर में बैठे हो, ससुराल छोड़ के बैठे हो, अब आप ना तो मेडिकल करा सकते हैं ना कुछ कर सकते। कंडीशन क्या लिख दी जाती है 498 में भी और डीवी में भी, महिला कराने की इच्छुक नहीं थी, तो फिर आपने कैसे दावा पक्का मान लिया कराने की इच्छुक नहीं थी? बात तो यही कर रही है, मारा पीटा गया है, उससे पहले के रिकॉर्ड मांग लीजिए उससे। नहीं मांगती पुलिस, नहीं मांगते प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर हम झूठा केस कैसे लगाएंगे, हमारे पास इनकम कैसे आएगी। ये बात छिपी भी नहीं है, ये बात बिल्कुल छिपी हुई नहीं है। अगर कोई इंसान ये सोचकर मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, अब्यूज ऑफ पावर कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पब्लिक सर्वेंट है, वो व्यक्ति फिर कर क्यों रहा है इस तरह के केसेस? कहीं ना कहीं तो करप्शन है। आगे चलते हैं, देखिए इसके अंदर हम जब डैमेज की बात करते हैं तो कंपनसेशन के रूप में आएगी। जब वो कंपनसेशन के रूप में आएगी तो ऑब्वियस है कि इंटरिम का दावा तो एग्रीड होने पर ही मिलेगा, अन्यथा पूरा केस जो है वो समरी ट्रायल पे चलना चाहिए। क्योंकि किसी महिला को मारा गया, भाई गंभीर विषय है। 5-5 साल तो सिर्फ ट्रायल स्टार्ट नहीं होने देते हैं आप। जब 5 साल में ट्रायल स्टार्ट होता है तो 3 महीने 4 महीने में दौड़ा देते हैं पूरी उसको प्रोसीडिंग्स को कोर्ट की, उसके बाद तुरंत लिख देते हैं मेंटेनेंस देना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस कहां प्रूव हुआ? बात मेंटेनेंस की नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस की हो रही है। महिला पीड़ित है, महिला को न्याय देने की बात है। या फिर क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है, 5 साल हो चुके हैं तुम्हें केस लड़ते हुए, सेटलमेंट कर लो अपनी बीवी से, अगर सेटलमेंट नहीं करोगे तो फिर ये केस और लंबे चलेंगे। ये तरीका है न्याय करने। गंभीरता से आप भी सोचिए कि इस बेवकूफी में क्या आप शामिल नहीं? क्या इन बातों पर, इन कहावतों पर आप विश्वास नहीं करते? क्या आपका एजुकेटेड होना इतना गंभीर नहीं है जितना कि आपका सिर्फ सिस्टम को और कानून को गालियां देना है? देखिए साहब, मैं एक बात पूरी तरह से बता दूं, भारत का संविधान और भारत के कानूनों में मुझे आज तक कोई कमी नजर नहीं है। सिर्फ इस बात की गाली देना बहुत आसान है, पर आप ये मत भूलिए कि आज से 30-40 साल पहले महिलाओं को जलाया भी गया, उन पर पेट्रोल छिड़ककर, उन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर और उन पर सिलेंडर फोड़कर और अलग अलग तरीके से यातनाएं दी गई थी, वरना कानून नहीं आता। तो पक्षपातपूर्ण कानून नहीं है। महिलाएं आज काफी हद तक सुरक्षित है, आपकी बहन भी सुरक्षित है और आपकी माता जी भी आज तक जिंदा है। तो इस बात के लिए इस कानून का शुक्रगुजार भी होना जरूरी है, वरना जो आलम चला था ना दहेज मांगने का और महिलाओं पर अत्याचार करने का, तो कानून को पक्षपातपूर्ण मत कहिए, कानून की समझ नहीं होने की वजह से गाली दे दीजिए। बहुत आसान है, भगवान को भी लोग कह देते हैं अरे भगवान तू मेरी मदद नहीं कर रहा है। गंभीरता से सोचिए, आंखें, हाथ और पैर और सारी इंद्रियां आपकी एक्टिव है, आप कहीं से विक्षिप्त नहीं है, तो फिर आपको 10 मिनट बैठ के सोच लेना चाहिए मेरे कर्म में भी तो कमी रही होगी। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड होने के लिए आपको कोर्सेज भी चलाते हैं, और इन कोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक होती हैं। इस तरह के आपके जो केसेस हैं इनके अंदर हर सिचुएशन पे प्रोग्रामिंग होती है, सेल्फ ट्रेनिंग होती है, पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा हम वीकली ग्रुप ट्रेनिंग्स देते हैं, वर्कशॉप चलाते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके अलावा फूड पर भी आपका प्रॉपर असिस्टेंस किया जाता है, और इस सारी ज्ञानवर्धक चीजों की वजह से काफी लोग काफी तरीके से मजबूत होते हैं, अपने वकीलों के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने केस लड़ पा रहे हैं, अपने केस में बहुत इंडल्ज रहते हैं, कई बार खुद भी लड़ते हैं तो भी उन्हें फायदा होता है। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल लेके और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बकायदा अपॉइंटमेंट बुक कराइए,
उसके बाद आपको दिए गए टाइम पे बात करने का मौका मिलेगा। दोस्तों मैं आगे वीडियो में बढ़ता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपकी कम नॉलेज होने का फायदा हमेशा उठाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको यही डिटेल आज मैं इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नॉलेज का बेनिफिट कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा आप यहां से वीडियो देखने के बाद जिन जिन संदर्भों में मैं बात कर रहा हूं उसके संबंधित कानून भी पढ़ लीजिएगा। आगे बात यह है कि जब 490 का केस लगाया जाता है तो एफआईआर को बहुत कैजुअली लिखा जाता है, यानी एफआईआर के अंदर पत्नी डिले का रीजन कभी नहीं लिखती, चाहे वो एक दिन का भी हो। देखिए साहब, हिंदुस्तान में जो बहुत शातिर क्रिमिनल वकील होते हैं, क्रिमिनल लॉयर जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि अगर एफआईआर में देर की गई है तो प्लॉट डिजाइनिंग हुई है, या तो किसी आदमी से पार्शियली अपराध हुआ है कि मान लीजिए दोनों में हाथापाई हो गई और किसी तरह से गलती से सर फूट गया। अब कभी कभी ये होता है कि आप जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन करके बैठे हैं, सामने वाला आक्रमण करना है, आपने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचाने के लिए उसके साथ हाथापाई की, गलती से उसका सर फूट गया और वो घायल हो गया या मर गया। अब सामने वाली पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है, उसका अपने के साथ क्या हुआ उस पर परवाह नहीं है, उसको कैश कैसे कराया जा सकता है, ऐसे झूठे लोग भी होते हैं। उस दुख के विरह की स्थिति में भी वो लोगों को जालसाजी में फंसाने की कोशिश करते हैं। सेम इसी तरह से ही प्लॉट डिजाइनिंग एफआईआर डिले का सबसे बड़ा रीजन होता है। आपके साथ सच में भी कुछ हुआ होगा तो आप कभी भी, आप भी सीख लीजिए, एफआईआर कराने में टाइम मत लगाइए। हाँ, एफआईआर करने में अगर पुलिस की तरफ से देरी हो रही है, कोर्ट की तरफ से देरी हो रही है तो एडमिसिबल है और उसके एविडेंस भी आपको जुटाने पड़ेंगे। और ऐसे एविडेंसेस पत्नी नहीं लगाती, कई बार कह भी देती है कोर्ट में केस लगाते हो कि हम कई थानों में गए, बकायदा एसपी के पास गए तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और मजबूर होकर हम यहाँ गए। अभी मनगढ़ंत कहानियां नहीं चलती हैं, मैं कानून के संदर्भ में बता रहा हूं। बीएनएसएस जो है वो पूरी बात, इस बात की बाकायदा तस्दीक करता है, मजबूती से रखता है। अब नहीं चलेगा ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत जबरदस्त जो है बात भी कही है, एक सख्त टिप्पणी के साथ एक गाइडलाइन जारी की है कि भैया फॉलो कीजिए बीएनएसएस को। ये हवा हो गई, तुम्हारा पहले चल गया है, अब नहीं चलने वाला है। कि तुमने केस लगाना है, तुम गई, और कोई भी व्यक्ति जो झूठा केस लगा रहा है, तुमने कह दिया साहब पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, तुमने कह दिया कि साहब एसपी साहब ने मेरी बात नहीं सुनी, लिखने से काम नहीं चलेगा, एविडेंस लेकर आओ। पुलिस के पास आप गए थे, आप वहां गए, उसका सबूत चाहिए। फिर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आप एसपी साहब के पास गए, आपने उसके लिए क्या कार्रवाइयां की, उसका सबूत लगाइए और फिर एफिडेविट बनाकर बकायदा मजिस्ट्रेट साहब को पेश कीजिए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने भी अगर डायरेक्ट किसी तरह का केस ले लिया है तो एडमिसिबल है ही नहीं, यानी केस खत्म। जी हाँ, 490 में भी लागू हो गई। अगर ये दोनों चीजें वहां गायब है और इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ कहा जा रहा है जबानी, तो केस ही खत्म है, चल ही नहीं सकता सर। आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। देखिए क्या होता है, हमारे केसेस के अंदर जो झूठे केसेस होते हैं वहां पर हमेशा कहानियां होती हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब बिल्कुल भी कहानी लिखना नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कहानी पर लिखा गया क्रिमिनल केस किसी भी तरह से कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। स्थापित कानून है, आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से है, जब अंग्रेज यहां राज करते थे तब से है। इतना आसान है, सीआरपीसी खराब है, अंग्रेजों ने मकार भरा कानून बनाया, पर जितने ढंग के कानून हैं उनको फॉलो करने के लिए तो एनफोर्समेंट जनरेट कीजिए। बनाया होगा आपके नजरिए के हिसाब से खराब, पर कम से कम सोचिए। सोचना क्या है? सोचना यह है कि वो बात वहां लागू हो रही है या नहीं, कि मेरे खिलाफ एविडेंसेस प्रॉपर एडमिसिबल हुए हैं या नहीं, मेरे एविडेंसेस जो है उन्हें कंसिडर किया गया है या नहीं। अगर कोई कंसिडर नहीं कर रहा है तो भैया ट्रायल कोर्ट में सर मत मारिए, आगे बढ़िए, अपील कीजिए, सेशन कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुनने में लगता है बहुत सारा टाइम पैसा खर्चा होगा, बहुत कुछ होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से केस हार गया तो फिर हम नहीं जीत पाएंगे। वैसे भी यहाँ पर क्या हुआ है ना, जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो ये आपको सोचना पड़ेगा सर कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, खुद लड़ लीजिए, कहानी दिमाग में है, 4 सेक्शन ढंग से समझ लीजिए और जाकर कर दीजिए। इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने एकलव्य खुद बन सकते हैं। हर वक्त द्रोणाचार्य मत ढूंढिए। आदमी वो चीज है जो पहाड़ चीर के रास्ता बना सकता है, अकेला आदमी, तो एक अकेला ही काफी है। आगे बढ़िए। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपको बता देता हूं, डीवी में भी ऐसी ही परिभाषाएं लिखी जाती हैं कि पत्नी मेडिकल नहीं कराया, बाकायदा उसकी कहानी को वहां तय कर दिया जाता है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि वहां प्रोटेक्शन ऑफिसर है ही नहीं, एप्लीकेशन पत्नी ने दी कहां पे, कोर्ट के अंदर, और सीधा का सीधा केस चालू। ये जो पत्नी ने एप्लीकेशन दी, सीधा का सीधा केस चालू, इसके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार है जिसको आप खुद इग्नोर करते हैं। वो दीवार ये है कि कोर्ट एप्लीकेशन ले सकती है और पति को सम्मन तब कर सकती है के बीच में ये दीवार ये है कि जब तक कि कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, कोर्ट के पास आपको सम्मन करने का पावर ही नहीं है। यानी कोर्ट को पहले जज करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो केस वहीं खारिज होगा। आप क्या कर रहे हैं, मुझे कोर्ट से नोटिस आ गया, अब मुझे जाके केस लड़ना है, मुझे एक वकील करना है। अरे सर, सीधा जाके केस खत्म करा दीजिए ना,
चलिए आपका 4-5 साल 6 साल इन सारी बातों के हिसाब से समझ लेते हैं, हो चुका है। क्या ये अभी भी लागू हो सकती है? 100%। सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये 6 बातें ऐसे कैसे लागू होती हैं, चाहे आपका आज केस शुरू हुआ हो, आपका नारियल केस का आज फूटा हो, तिलक आपके आज लगा हो, या फिर आपका केस शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं, तो भी इन ग्राउंड्स को मैंने ऐसी तरीके से आपको बता दिया है, ऐसी चीजें आज आपको बता दी है कि आप आसानी से अपना केस खत्म कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। देखिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, मेरा एक शॉर्ट फीडबैक है, समझा देता हूं। आप एक कार में क्या सीधा गेट खोले बगैर चाबी लगा सकते हैं? इंजन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये मत कहिएगा सब वो रिमोट से चलती हुई आजकल बहुत सारी सेंसर, भूल जाइए। जो ट्रेडिशनल तरीका है उस पर बात करते हैं, ठीक है? क्या आप अपने घर का गेट खोले बगैर, अंदर घुसे बगैर ही अपने घर का मिक्सर ग्राइंडर ऑन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो एक प्रोसीजर है, पहले आप चाबी लगाएंगे, उसको खोलेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर से वापस लॉक कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक स्विच ऑन होगा, या पहले प्लग लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्विच ऑन होगा, फिर आपको दूसरा बटन मिक्सर ग्राइंडर का लगाना पड़ेगा। उससे पहले भी 2 प्रोसीजर होते हैं कि आपको उसको फिटिंग भी करनी पड़ेगी, ढक्कन भी लगाना पड़ेगा, माल मलिदा भी उसमें डालना पड़ेगा, तभी तो उसकी यूटिलिटी है। एक प्रोसीजर भी दबा उधर होगा, आप सोच लीजिए आपने बटन नहीं दबाया, माल डाल के आप कह रहे हैं घूम, केस झूठे इसी तरह से होते हैं, ठीक है ना? उनके अंदर एक प्रोसीजर भी, एक स्टेप भी अगर गायब है तो काफी है उस केस को खारिज करना। मैं बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझा सकता हूं। दिक्कत हमेशा यही रहती है कि वीडियो देखते हुए कई लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, लंबा वीडियो नहीं देखते। कई लोगों के पास ये चीज होती है कि चलिए वीडियो पूरा पेशेंस के साथ देख लिया, पर कमजोरी ये रह जाती है कि हम टच में नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि 5 उंगलियां देख रहे हैं, इनके भी निशान आपस में एक नहीं है, और जब एक इंसान से दूसरे इंसान की मैचिंग कराई जाती है तो उनके तो बिल्कुल ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि 490 डे आपका ऐसा है और आपके पड़ोसी का वैसा है। दोनों में कहानी से ही वेरिएशन आ जाता है, दोनों में एक्शन से ही वेरिएशन आ जाता है, दोनों में कई तरह के ट्रीटमेंट से वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए हर आदमी की उंगली के हिसाब से, निशान के हिसाब से, जिस तरह से अलग अलग वेरिएशन हैं, हाथ में 5 उंगली होते हुए भी किसी की उंगलियां जो है एक दूसरे से मैच नहीं करती है, इसी तरह से आपके केसेस मैच नहीं करते। और इन केसेस को मिलान कराने के लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट अपने केस का ट्रीटमेंट करना शुरू करें। पहले खुद इंटरेस्ट लीजिए, फिर लोगों को दोष देना शुरू कीजिएगा कि वो मेरी बात नहीं सुनता है, ये मेरी बात समझते नहीं है, और आप लोग जो वीडियो बनाते हैं वो कोर्ट में अप्लाई नहीं होते हैं। टच करना पड़ेगा, नॉलेज की किसी सोर्स को टच करना पड़ेगा प्रैक्टिकल तरीके से, तभी आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और न्याय के लिए इसको अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिएगा अगर आप न्याय पसंद है। वीडियो अच्छा लगे ये मेरी कामना है। थैंक्स।